गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में जो हमारा है वाक्य, टॉपिक हमारा है वाक्य। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे कुछ बच्चे एब्सेंट थे या कुछ बच्चे जो नए हैं अभी ऐड हुए हैं हमारे ग्रुप में, तो उनके अभ्यास के लिए वापस से आज हम पढ़ते हैं वाक्य। तो आज का हमारा विषय है वाक्य। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, मतलब वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य किस तरीके से बनता है, किस प्रकार वाक्य की रचना होती है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और जब वर्ण एक साथ मिलते हैं, वर्णों का समूह बनता है, तो क्या बनता है, शब्द। और उसी प्रकार जब शब्दों का समूह बनता है, जब शब्द सारे एक साथ आते हैं, उनका समूह बनता है, तो क्या बनता है, वाक्य। लेकिन जो समूह बनता है वो कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। जैसे हम देखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब वर्णों को यदि हम एक साथ मिलाते हैं, जैसे मानो क, म और ल, ये तीन वर्ण है। इन तीनों को, ये सबसे छोटी इकाई है। अब इन वर्णों को यदि हम एक साथ मिलाते हैं, इनका समूह बनाते हैं, ये बन गया कमल। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, शब्द। लेकिन ये जो समूह हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सार्थक भी होना चाहिए। सार्थक होगा तभी क्या होगा, वो शब्द कहलाएगा, कि शब्द की रचना हो गई। अब इसी प्रकार जिस तरह वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार जो वाक्य है, वाक्य की रचना कैसे होती है, शब्दों को मिलाने से। अब हम जैसे कोई भी शब्द ले रहे हैं, राम खाना खाता है। अब इसमें ये शब्द मिल रहे हैं, राम खाना खाता है। अब ये शब्द जब एक साथ मिल जाते हैं, शब्दों का जब समूह बन गया, तो वो क्या हो गया, वाक्य। तो ये बन गया राम खाना खाता है। अब ये जो शब्दों का समूह आया, ये कैसा है, सार्थक भी है। इसका अर्थ भी निकल रहा है कि राम, इसमें क्या बोध हो रहा है हमें, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि राम खाना खा रहा है। तो ये क्या हो गया। अब ऐसे ही हम इसको उल्टा करके बना दें कि खाना खाता राम है। अब ये जो है, ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो सही नहीं है, अर्थ नहीं निकल के आ रहा। मतलब इसका क्रमबद्ध भी नहीं है, इसका क्रम सही नहीं है, और इसका अर्थ भी सही तरह से ग्रहण नहीं हो रहा। तो शब्द की परिभाषा, इसके आधार पर शब्द की परिभाषा क्या हो गई, वाक्य की परिभाषा क्या हो गई, कि वर्णों का समूह जो कि क्रमबद्ध हो और साथ में सार्थक भी हो, तो वो होता है वाक्य। तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई, अब हम देखते हैं कि जो वाक्य है इसकी परिभाषा क्या हुई। वाक्य की परिभाषा कि वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध, इसको क्रमबद्ध भी बोल सकते हैं और व्यवस्थित भी बोल सकते हैं। क्रमबद्ध समूह जो कि सार्थक हो। सार्थक का अर्थ क्या हो गया,
जिसका अर्थ निकलता हो, मतलब अर्थ के साथ, हो गया सार्थक। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो कि सार्थक हो, वो होता है वाक्य। तो इसकी क्या होगी? इसकी दो विशेषता क्या क्या होनी चाहिए कि जो क्रम है वो व्यवस्थित भी होना चाहिए, और सार्थक भी होना चाहिए, तो वाक्य की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो कि सार्थक हो, वो होता है, शब्दों का व्यवस्थित समूह जो कि सार्थक हो, वो होता है शब्द। यहाँ पे शब्द आएगा, शब्दों का। तो शब्दों का सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित हो और क्रमबद्ध भी हो, वो कहलाता है वाक्य। अब हम पढ़ेंगे, परिभाषा हो गई। अब हम पढ़ते हैं कि जो वाक्य है उसका अनिवार्य तत्व क्या होने चाहिए। तो हमारा आगे का है वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व मतलब कौन कौन से तत्व हैं जो वाक्य में अनिवार्य होने चाहिए। तो इसके 3 तत्व हैं, कौन कौन से हैं? पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरा है क्रम। मतलब जो वाक्य है वो वाक्य बनाने के 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो अनिवार्य होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरा है क्रम। तो अब हम देखते हैं कि आकांक्षा क्या होती है। आकांक्षा होती है कि कोई भी वाक्य है उसमें हम उसके जो पद है उसमें आए हैं, जो उसमें शब्द आए हैं, उन शब्दों को, उन पदों को सुनने के बाद, उनको समझने के बाद उसके आगे के जो पद है उनको जानने की जो उत्सुकता होती है उसको बोलते हैं आकांक्षा, जो कि एक वाक्य में होनी चाहिए। तो आकांक्षा क्या हो गई कि वाक्य में आए पदों को सुनने और जानने या समझने के बाद आगे के पदों के बारे में जानने की उत्सुकता मतलब जिज्ञासा कहते हैं को आकांक्षा कहते हैं। समझ में आया कि वाक्य में जो भी पद आते हैं उन पदों को सुनने के बाद, उनको समझने के बाद जो आगे के पद हैं उनको जानने के बारे में उत्सुकता होगी। आगे मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका उत्तर क्या निकल रहा है, तो उसे कहते हैं आकांक्षा। जैसे कि उदाहरण ले, हम कोई भी उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि राम खाता है, ये वाक्य है हमारा, राम खाता है। अब ये जो वाक्य है इसमें पता है कि राम खाता है, सुनने के बाद हमारे मन में आएगा कि क्या खाता है वो, तो इसका उत्तर निकल जाएगा कि राम खाना खाता है, कुछ भी मान लो। तो इसे कहते हैं आकांक्षा, कि इसको पढ़ने के बाद जो पद आए हैं उनको पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद उसके आगे के पदों को जानने की उत्सुकता हो, वो होती है आकांक्षा।
तो राम खाता है, क्या खाता है? खाना। तो इस तरह ये हो गई आकांक्षा। अब दूसरा जो तत्व है इसका वो हम देखते हैं कौन सा है? योग्यता। दूसरा पढ़ेंगे कौन सा है? योग्यता। जो दूसरा अनिवार्य तत्व है वाक्य का वो क्या है? योग्यता। अब योग्यता क्या होती है कि वाक्य में जो पद आए हैं, वाक्य में जो पद आए हैं उन पदों में अर्थबोधन की क्षमता की सामर्थ्य होती है, तो वो कहलाती है योग्यता। मतलब कोई भी शब्द वाक्य में जो भी पद आया है उस पे अर्थबोधन की क्षमता हो, वो होती है योग्यता। तो योग्यता की परिभाषा क्या हो गई कि वाक्य में आए हुए पदों में अर्थबोधन की क्षमता की सामर्थ्य, अर्थात क्या हुआ कि वाक्य में जो भी पद आए हैं, वाक्य में जो भी पद हों उनमें अर्थबोध की क्षमता हो, तभी क्या होता है? तभी उस वाक्य में क्या होती है? योग्यता विद्यमान होती है। तभी वाक्य में योग्यता विद्यमान होती है। मतलब जो भी वाक्य में पद आए हैं, जो उन पदों को पढ़ने के बाद उसमें अर्थबोधन क्षमता की सामर्थ्य होती है, मतलब उसका अर्थ हम जान पाए, उसका अर्थ समझ पाए, तो वो होती है उसकी योग्यता। जैसे कि कोई भी वाक्य ले लो, चिड़िया पैरों से उड़ती है। अब जैसे ये है कि इस पे चिड़िया पैरों से उड़ती है, तो ये वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन इसको देखें हम कि वैसे तो हम सब जानते हैं कि चिड़िया पंखों से उड़ रही है, तो इसमें सही अर्थबोध नहीं हो रहा है, तो ये सही नहीं है। इस प्रकार जिन वाक्यों में जो भी पद आए हैं उनको पढ़ने के बाद हम उसका जो अर्थ है उसको हम अच्छे से समझ पाए, वो होती है योग्यता। अब इसका जो तीसरा जो तत्व है वो देखते हैं कौन सा है? अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है क्रम। दो पढ़ लिए हमने, कौन कौन से पढ़े थे? आकांक्षा और योग्यता। तो अब तीसरा जो तत्व है क्रम, ये कब आकांक्षा को और योग्यता को पूर्णता देता है, मतलब यदि क्रम होगा तभी उनका अर्थ, मतलब वो दोनों पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे। तो क्रम क्या होता है कि वाक्य में जो भी पद आए हैं उनको सही, मतलब उनका समुचित उनको स्थान देना, उनको उनका स्थापन सही ढंग से होना, वो कहलाता है क्रम। तो क्रम क्या हो गया? वाक्य में आए पदों का समुचित स्थापन ही क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है। वाक्य में आए शब्दों का समुचित स्थापन ही क्रम कहलाता है। जैसे पढ़ता है पुस्तक राम, ये एक वाक्य। तो ये वाक्य सही है? नहीं, क्योंकि इसका जो क्रम है वो सही नहीं है, मतलब ये जो इसका तत्व है वो उसके आकार, मतलब उसकी दृष्टि से सही नहीं है।
तो क्रम क्या होता है, वाक्य में जो पद है उनको समुचित स्थापन देना। तो इसको यदि हम सही स्थापन देंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये होता है कि वाक्य में जो पद आए उनको समुचित क्रम में रखना, ये कहलाता है क्रम। तो हमने वाक्य के 3 तत्व पढ़े, मतलब वाक्य को बनाने की दृष्टि से जो तत्व अनिवार्य होते हैं वो 3 तत्व हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े, पहला पढ़ा आकांक्षा। आकांक्षा क्या होता है कि वाक्य में जो पद आए हैं उन पदों को पढ़ने के बाद, उन पदों को सुनने के बाद, उन पदों को समझने के बाद जो दूसरे पद है उनको जानने की उत्सुकता क्या कहलाती है, आकांक्षा। दूसरा हमने पढ़ा योग्यता। योग्यता क्या होता है कि वाक्य में जो पद हमने पढ़े हैं, जो पद वाक्य में आए हैं, उन पदों को जानने के बाद उनकी अर्थ बोधन की क्षमता क्या कहलाती है, योग्यता। तीसरा हमने पढ़ा क्रम, कि जो वाक्य में है आकांक्षा है, योग्यता है, वो दोनों कब पूर्ण होते हैं, जब उसका क्रम हो। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है क्रम, कि वाक्य में जो भी शब्द आए हैं, पद आए हैं, उन पदों का समुचित स्थापन क्या कहलाता है, क्रम। तो ये तीनों तत्व क्या है, महत्वपूर्ण होता है एक वाक्य के लिए। ये तीनों तत्व होते हैं तभी क्या होता है, वाक्य जो होता है वो पूर्ण रूप से पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वाक्य की विशेषताएं। वाक्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अब जो वाक्य की विशेषता है, सबसे पहली विशेषता जो है वो क्या है, जो वाक्य में जो भी पद आए हैं उन पदों का जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। मतलब जो वाक्य में जितने भी पद हमने यूज किए हैं, जो पद उसमें आए हैं, उनका अर्थ हमें पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। तो इसकी पहली विशेषता क्या हो गई, वाक्य में आए सभी पदों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी विशेषता जो इसकी महत्वपूर्ण है वो क्या है कि वाक्य में जो भी शब्द आए हैं वो शब्द कैसे होने चाहिए, क्रम में होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। दूसरी विशेषता क्या हो गई, सभी शब्दों का उचित क्रम होना चाहिए। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्रम होना चाहिए, यदि क्रम सही नहीं होगा तो वाक्य भी पूरा नहीं होगा। 2 विशेषताएं हो गई। अब तीसरी विशेषता जो है वो क्या है इसकी, कि वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग किए हैं, वाक्य में आने वाले इसको लिखे हम प्रयोग किए गए, वाक्य में प्रयोग किए गए सभी शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयोग किए गए सभी शब्द सार्थक होने चाहिए। तीसरी विशेषता क्या हो गई कि जो भी शब्द हैं वो शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। यदि वो सार्थक होंगे तभी जो उसके पद है। अब उसकी जो चौथी विशेषता है वो क्या है कि वाक्य में जो भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों में क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। निकटता मतलब कि थोड़ा सा उनमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कोई भी वाक्य में हम बोल रहे हैं उसके शब्दों के बीच में यदि हम रुकते हैं, उनको रुक रुक कर बोलते हैं तो वाक्य समझ नहीं आता है। तो वाक्य में जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। तो वाक्य में प्रयोग
किए गए शब्दों में क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। निकटता हो गया, यदि निकटता होगी तो ही क्या होगा, वाक्य को हम सही ढंग से उसको बोल पाएंगे। यदि रुक रुक कर बोलेंगे तो वाक्य समझ में नहीं आएगा। और पांचवी विशेषता हम देखें कि वाक्य में जो भी हम बोल रहे हैं वो पूर्ण रूप से लिखा जाना चाहिए, मतलब वो सही ढंग से लिखा जाना चाहिए। जो भी बोले वो पूरा होना चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं और उसमें मतलब लिखते समय कि हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं और उसको लिखते समय यदि हमने कोई भी शब्द छोड़ दिया बीच में तो वो वाक्य क्या होगा, पूर्ण नहीं होगा। तो लिखते समय या बोलते समय जो भी वाक्य हम बोल रहे हैं, लिखते समय जो भी वाक्य हम बोल रहे हैं तो जो भी शब्द है वो पूर्ण होने चाहिए, कोई भी शब्द उसमें छूटना नहीं चाहिए। ऐसे इसकी जो छठी विशेषता है वो हम देखें कि वाक्य में जो भी संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, पुरुष है, काल है, जो भी मतलब हम ये जो हमारे व्याकरण के जो भी टॉपिक हैं उन सभी को हमें सही ढंग से उसमें प्रयोग करना चाहिए। यदि वो सही उसमें नहीं होंगे, क्रम में नहीं होंगे तो भी वाक्य क्या होगा, पूर्ण नहीं होगा। तो वाक्य में जो भी है, वाक्य में संज्ञा, लिंग, वचन, कारक आदि क्रिया आदि का सही मेल होना चाहिए, तभी क्या होगा, वाक्य पूर्ण होगा। इन सबका मेल होगा। तो हमने ये पढ़ी वाक्य की विशेषता है। तो पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी कि वाक्य में जो पद आए हैं उन पदों का जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि सभी शब्दों का जो उचित क्रम है, मतलब जो शब्द वाक्य में हमने प्रयोग किए हैं, वाक्य में जो शब्द हम लेकर आए हैं उन शब्दों का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा कि वाक्य में प्रयोग किए गए सभी शब्द, जो भी शब्द हमने वाक्य में प्रयोग किए हैं वो कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। मतलब सार्थक मतलब उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए। चौथा हमने पढ़ा वाक्य में प्रयोग किए गए जो शब्द है, जो शब्द हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उनमें क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, मतलब उनमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यदि हम उनको रुक रुक कर बोलेंगे तो क्या होगा, उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो इसकी चौथी विशेषता क्या होगी, निकटता। पांचवा हमने देखा कि जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, मतलब जो भी वाक्य हम बोल रहे हैं, वाक्य में जो भी शब्द हम बोल रहे हैं वो वाक्य पूरी तरह से लिखने चाहिए, मतलब पूरे वाक्य हम लिखे। यदि कोई भी वाक्य शब्द हमारा छूट गया तो वाक्य उसमें कमी रह जाएगी, वाक्य पूरा नहीं होगा। छठा हमने पढ़ा कि वाक्य जो संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, क्रिया है, ये इन सभी का मेल सही होना चाहिए। यदि इनका मेल सही नहीं होगा तो वाक्य पूरा नहीं होगा। तो ये सभी विशेषताएं हमने पढ़ी। ये सभी विशेषताएं यदि वाक्य में होगी तो ही हमारा वाक्य जो है वो क्या होगा, एक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली वाक्य होगा, इसको सुनने में सबको अच्छा लगे। तो वाक्य को पूर्ण करने में ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या होते हैं। अब हम क्या है हमारा वाक्य के अंग। अब जो हम पढ़ रहे हैं वाक्य के अंग, अंग क्या होते हैं कि वे अव्यय जिनको मिलाकर वाक्य पूरा होता है, तो वो होते हैं वाक्य के अंग। तो वो कौन कौन से होते हैं, कर्ता और क्रिया, जो वाक्य के मुख्य अंग है। वे अव्यय जिनको मिलाकर वाक्य पूरा होता है।
तो वाक्य के जो मुख्य अवयव वो कौन से हैं? दो। पहला है कर्ता और दूसरा है क्रिया। तो वाक्य के जो मुख्य अव्यय हैं वो कौन कौन से हैं? दो, कर्ता और क्रिया। जैसे कोई भी हम वाक्य लें, मीरा गाएगी या राधा नाचेगी। तो इसमें क्या है? कर्ता ये है मीरा, इसमें राधा, और क्रिया क्या हो गई? गाएगी या फिर नाचेगी। तो वाक्य के जो मुख्य अंग है, जो अव्यय हैं, दो हैं, कर्ता और क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर इसके दो घटक बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। मतलब जो वाक्य के अव्यय हैं ये दो, अंग हैं, क्रिया, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया के आधार पर दो अवयव बने, इसके घटक हैं कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग हैं, दो घटक है, कौन कौन से? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। कौन कौन से हो गए इसके अंग? उद्देश्य और विधेय। अब हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। तो पहला हम देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य होता है वाक्य जो होता है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है वो होता है उसका उद्देश्य। जैसे उद्देश्य क्या हो गया? जिसके बारे में कहा जाए वो होता है उद्देश्य। जैसे राम बाजार जाता है। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो ये क्या हो गया इसका? उद्देश्य। ऐसे दूसरा उदाहरण देखें हम, मोर नाच रहा है। तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? मोर के बारे में। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। ऐसे ही और उदाहरण देख ले हम। अलमारी पर पुस्तक रखी है। अब किसके बारे में कहा जा रहा है? पुस्तक के बारे में। वो पुस्तक जो अलमारी पर रखी है। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। ऐसे ही मतलब तो उद्देश्य क्या हो गया? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो होता है उद्देश्य। अब हम देखते हैं विधेय। विधेय क्या होता है? दूसरा हम देखते हैं विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में, जो मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो होता है विधेय। तो विधेय क्या हो गया है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो होता है विधेय। मतलब उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो होता है विधेय। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि राम बाजार जाता है। ये वाक्य भी हमने पढ़ा था उद्देश्य में। तो इसमें उद्देश्य क्या है? राम। अब राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि बाजार जाता है। तो ये क्या हो गया? विधेय। मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो होता है विधेय।
ऐसे ही और देखिए हम, चिड़िया पंख फैलाकर उड़ रही है। अब इसमें क्या है, चिड़िया उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, पंख फैलाकर उड़ रही है, तो ये क्या हो गया इसका विधेय। तो विधेय हमने समझ लिया कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो होता है विधेय। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। भेद, अब जो वाक्य के भेद हैं वो दो आधार पर दिए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कितने आधार पर, दो हैं वाक्य के भेद। दो आधार पर, पहला कौन सा है, रचना के आधार पर, और दूसरा कौन सा है, अर्थ के आधार पर। दो पढ़े हमने, दो भेद हो गए, दो आधार पे किए हैं। बाकी के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर कौन कौन से हैं, तीन भेद हैं। सरल, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर तीन है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर कितने हैं, 8 भेद हैं। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें सिर्फ किसके आधार पर दिए गए, हमारा अर्थ के आधार पर पढ़ना है। तो रचना के आधार पर हमें अभी आज नहीं पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर जो भेद है इसके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर हम देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से, कितने हैं, 8। पहला कौन सा है, विधानवाचक वाक्य। पहला भेद कौन सा हो गया, विधानवाचक वाक्य। दूसरा कौन सा है, निषेधवाचक वाक्य। दूसरा कौन सा हो गया, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा हो गया आज्ञावाचक वाक्य। चौथा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा हो गया इच्छावाचक वाक्य। छठा हो गया संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। सातवां हो गया विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। और आठवां हो गया हमारा, हो गया
संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 8। पहला कौन सा हो गया? विधानवाचक वाक्य। दूसरा हो गया निषेधवाचक वाक्य। तीसरा हो गया आज्ञावाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। छठा है संकेतवाचक वाक्य और सातवां है विस्मयवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। अब ये जो वाक्य है इनके बारे में देखते हैं एक बार हम सारांश में। वाचक, पहला है विधानवाचक। और वाचक का अर्थ क्या होता है? वाचक का अर्थ होता है, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। मतलब जो वाक्य है उसमें विधानवाचक क्या होता है? मतलब एक कार्य हो रहा है, जो करता है, क्रिया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब साधारण रूप से कोई भी कार्य हो रहा है वो होता है विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है? जो भी कार्य है उसमें नहीं का बोध होना, मतलब नकारात्मकता होना, वो होता है निषेधवाचक वाक्य। जैसे मोर नाच रहा है, इसमें कार्य हो रहा है तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य। तुम बाजार नहीं जाओगे, तुम बाजार नहीं जा रहे तो इसमें नहीं का बोध हो गया, तो ये कौन सा हो गया? निषेधवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य में किसी को अनुमति दी जाती है, किसी से आज्ञा ली जाती है, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे तुम जा सकते हो, तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। फिर चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि जो भी वाक्य उसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, मतलब प्रश्न पूछा जाए, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर क्या है, तो ये सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मतलब किसी को आशीर्वाद देना या किसी को श्राप देना, वो हो गया इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम सदा खुश रहो, इस तरह से। संकेतवाचक वाक्य होता है कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, एक वाक्य दूसरे के बारे में बताता है, वो तो संकेतवाचक वाक्य। जैसा जैसा करोगे वैसा करोगे, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तो ये हो गया संकेतवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जो कि हमारे मन के भावों को बताते हैं, वो होते हैं विस्मयवाचक वाक्य। आठवां है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिनमें की संदेह हो, जैसे कि शायद आज बारिश हो, तो संभावना व्यक्त होती है, वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो ये 8 भेद हमने पढ़े अर्थ के आधार पर। तो आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज हमने? परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, उसके फिर पढ़े हमने अनिवार्य तत्व, फिर हमने पढ़ी वाक्य की विशेषताएं, वाक्य की विशेषताएं, फिर हमने पढ़ा वाक्य के अंग और जो वाक्य के भेद के बारे में सारांश रूप से हमने जाना। इन सब के बारे में हमने पढ़ा, हमने समझा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हमें जो अपनी पुस्तिका, अब जो इसके वाक्य के जो भेद हैं रचनार्थ के आधार पर, उसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वाक्य के जो वाक्य की परिभाषा है, वाक्य के जो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, उनकी जो परिभाषा है उनको उदाहरण के साथ लिखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब जैसे कि जो अनिवार्य तत्व हैं 3 हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे? आकांक्षा, योग्यता और क्रम। इन तीनों के बारे में भी लिखे हम संक्षिप्त रूप में, और जो विशेषता है इनके बारे में लिखे, और जो वाक्य के अंग है, उद्देश्य और विधेय, इनके बारे में भी आप लिखें। और
उद्देश्य और विधेय में उदाहरण के साथ आप लिखना है, मतलब जो उदाहरण है वो भी आपके साथ साथ लिखना है। धन्यवाद।